चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं उनके बारे में हमको जानना है, पढ़ना है। तो देखते हैं ये लेसन क्या कहता है। कह रहे हैं क्या कि एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। मतलब ये है कि जैसे ही हम अपने चारों तरफ सराउंडिंग में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, कई तरह की चीज़ें देखते हैं, कई वैरायटी में देखते हैं। डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर, और उनका शेप, साइज और टेक्सचर क्या होता है, अलग अलग होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है, जो भी कुछ मटेरियल है, उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो भी हम कुछ खाते हैं। स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ तक कि अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर। ये सभी क्या है, तो ये सब क्या है, मैटर। मतलब हम जो भी कुछ देखते हैं, यूज करते हैं, जानते समझते हैं, सब केस में आती हैं, मैटर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड एबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हम ये भी देखते हैं कि जो भी चीज़ें अभी मेंशन किया गया है उनमें दो चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है? पहला ये कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई मतलब क्या, जहाँ भी रखा जाएगा वो अपना एक स्पेस बनाती है, अपना एक स्थान बनाएंगे। ठीक है। एंड हैव मास, और उनमें कुछ ना कुछ मास जरूर रहा होगा। मास मतलब द्रव्यमान, एक तरह से समझने के लिए वेट कह सकते हैं। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर चीज़ मैटर है, कोई भी थिंग मैटर है, तो उसमें क्या होगा, मास एंड वॉल्यूम होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। कह रहे हैं क्या कि स्टार्टिंग से ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहता था, अपनी सराउंडिंग को समझना चाह रहा था। ठीक है। उसको अंडरस्टैंडिंग करनी थी भाई, ये समझना था कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें वो है क्या। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंचतत्व। कह रहे हैं क्या, जो इंडियन फिलोसफर थे, भारतीय दार्शनिक थे, क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। उन्होंने जो मैटर है उसको 5 बेसिक एलिमेंट में बांटा है। ठीक है। और उससे को क्या नाम दिया है, इसे बोलते हैं पंचतत्व। ठीक है। और ये पंचतत्व किससे किससे मिलकर बना होता है, इसमें होते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। यही क्या है, पंचतत्व है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। उनके हिसाब से, इंडियन फिलोसफर के हिसाब से, कि इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये सब इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट द सेम सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हुए, तो ग्रीक फिलोसफर भी अपने नॉलेज के लिए बहुत जाने जाते हैं, उनका भी यही मानना था कि मैटर इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, उन्होंने एक तरीका निकाला है कि मैटर को हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पे, और दूसरा है उनके केमिकल नेचर के आधार पर। तो इन 2 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और ये जो चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैटर के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। और जो केमिकल एस्पेक्ट है, जो उनका केमिकल नेचर है, इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, आगे के आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ लेंगे, सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। ठीक है। तो देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। पहला तो ये जान लें, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है भाई, पार्टिकल्स से मिलके बना है। पार्टिकल्स क्या हैं, ये बहुत छोटे कण हैं, इतने छोटे कि हम उनको देख भी नहीं सकते। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। कह रहे हैं क्या, बहुत समय से ये माना जाता था कि
जो मैटर है उसके दो ही एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला क्या था, वन स्कूल बिलीव मैटर इज टू बी कंटिन्यूड लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। पहला जो विचार था, पहला जो थॉट था, विचार था, वो ये मानता था कि मैटर क्या है, ये कॉन्टिन्यूस ब्लॉक की तरह होता है, जैसे वुडन ब्लॉक होता है, ठीक है। जबकि दूसरा थॉट ये था कि ये जो मैटर है ये किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये मैटर जो है किससे बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे कि सैंड हो गया। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट। अब हम एक एक्टिविटी से ही समझने की कोशिश करेंगे कि मैटर है कैसा, क्या वो कॉन्टिन्यूस है, ब्लॉक के टाइप में है, या फिर पार्टिकुलेट यानी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जैसा कि हमको हेडिंग पहले ही बता दिया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन अब हम इसको कैसे समझेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट में है, टेक 100 ml बीकर। क्या करना है भाई, एक 100 ml का बीकर ले लेना है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, बीकर हो गया। फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब इसमें जो है लगभग हाफ वाटर से फिल कर देना है, कलर चेंज कर दे रहा है, ठीक है। ये जो हाफ है यहाँ तक हमको वाटर से इसको फिल कर देना है, ठीक। वाटर से ये फिल हो गया। उसके बाद क्या करना, मार्क कर देना है इसके लेवल को, ये जो इसका लेवल इसको हमने मार्क कर दिया। फिर क्या करना है, डिजॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। उसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा साल्ट, चलिए हम साल्ट ही डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, तो साल्ट डाल दिया है, ठीक है। फिर क्या है, ऑब्ज़र्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अगर हम इसके वाटर लेवल को ऑब्ज़र्व करेंगे कि भाई ये वाटर लेवल जो था क्या ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, जो साल्ट के पार्टिकल्स पहले हमने डाले थे, साल्ट डाला था दो टीस्पून या 1 टीस्पून, तो उसमें देखें थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। वेयर डज इट डिसअपियर, अब ये गायब कहाँ हो गए। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, अब ये भी हमको ध्यान देना कि क्या वाटर के लेवल में कोई बदलाव आया है, क्या जो पहले वाटर का लेवल था और शुगर या साल्ट डालने के बाद का जो लेवल है क्या उसमें कोई बदलाव आया है। चलिए समझते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसका आंसर देने के लिए हमको एक बात जाननी होगी कि मैटर किससे बना होता है, मैटर पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, साल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। स्पून में जो भी कुछ था, चाहे आपने साल्ट लिया हो या फिर शुगर लिया हो, अब क्या हुआ है, वो वाटर के अंदर पूरी तरह से क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया है, फैल गया है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से भी बताया गया है। तो रिजल्ट हमको क्या मिला, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या मिला है, रिजल्ट आपको यहाँ दिखाया है। क्या है रिजल्ट, कि व्हेन वी डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है, ये जो वाटर के पार्टिकल्स है, आप जानते ही हैं, कई बार देखे भी होंगे, डायग्राम भी बनाए होंगे कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं या लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ी दूरी पे होते हैं। तो जब हमने इसमें क्या डाला, शुगर या साल्ट डाला, तो क्या हो गया, इनके बीच का जो स्पेस था उस स्पेस में आकर के वो क्या हो गए, फिल हो गए। इस वजह से ना तो हमारा लेवल बढ़ रहा है और ना ही उसमें कोई चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये जानते हैं कि ये जो मैटर है इनके पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है भाई। 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 1 माइक्रोमीटर कितने होंगे, ठीक है। तो जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझते हैं। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। क्या करना है, 2 से 3 क्रिस्टल लेना है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, एंड डिज़ोल्व देम इन द 100 ml ऑफ वाटर। और 100 ml वाटर में क्या करना है, उसको डिज़ोल्व कर देना है, ठीक है। नीचे डायग्राम भी होगा, हाँ। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब क्या करना है, यहाँ देखिए पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया गया है, उसके बाद बस 10 ml 100 ml में मिलाया गया था, उसमें से अब आप 10 ml क्या करो, दूसरे बीकर में डाल दो जिसमें पहले से 90 ml वाटर हो। तो आप देखोगे यहाँ पे डालने के बाद
इसका भी कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप अगेन यही काम करोगे, 10 ml निकालोगे और नेक्स्ट बीकर में डालोगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ कलर दिखेगा। फिर अगेन मतलब आप इसको बार बार करोगे फिर भी देखोगे कलर कुछ तो कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखिए, estimating how small are particles of matter with every dilution through the color become light and it is still visible। कह रहे हैं क्या कि अब देखिए इसको कितनी बार भी किया गया फिर भी क्या है, अभी भी कुछ ना कुछ कलर हमको दिख रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब हम ये जान गए कि अगर कुछ ही क्रिस्टल क्या करें, हम पोटेशियम परमैंगनेट के वाटर में डिसॉल्व करते हैं, डालते हैं, तो एक बहुत बड़े वाटर को ये क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। यानी कि इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि लगभग 1000 लीटर वाटर को क्या कर सकते हैं, ये कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 1000 लीटर ऑफ वाटर हो, एक बहुत बड़ी सी टंकी हो, ठीक है, इसमें 1000 लीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, अगर इसमें क्या करें, हम कुछ ही क्रिस्टल डाल दें, मतलब ज़रा सा एक चुटकी ही डाल दें, एक पिंच डाल देते हैं, तो क्या होगा, ये पूरा इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। जिससे ये पता चलता है कि इसका जो पार्टिकल्स है बहुत छोटा रहा होगा। छोटा रहा होगा तभी तो ये हर एक जगह पहुंच चुका है और सब जगह क्या हुआ है, कलर को बदल दिया है। ठीक है, चलिए, सो वी कंक्लूड that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। इससे हम ये जान सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक क्रिस्टल रहा होगा उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। यही जो पार्टिकल्स हैं आगे जाके बहुत छोटे छोटे पार्ट में बदलते गए और पूरे वाटर को क्या कर दिए, कलर कर दिए। ठीक है, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट सबको अवेलेबल नहीं होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 ml ऑफ डेटॉल, डेटॉल तो जनरली मिल जाता है। ठीक है, तो डेटॉल को क्या करें कि आप ऐसे बीकर में डालो। ठीक है, उसमें से फिर थोड़ा सा जो डेटॉल वाला वाटर अब मिल गया आपको, उसको फिर अगले बीकर में डालो। तो आप ऐसे कई बार करोगे तब भी देखोगे जो स्मेल होगा, जो डेटॉल की स्मेल होगी वो आती रहेगी। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि मैटर क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन वन रिपीटेड डिल्यूजन ऑन रिपीटेड डिल्यूजन। ठीक है, मतलब क्या, अगर आप इसको कई बार रिपीट भी करोगे तब भी क्या होगा, उसका स्मेल आप फील कर पाओगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। अब देखिए भाई, यहाँ पे एक चीज़ और बता दिए भाई, आप जितना इमेजिन कर पाएंगे उससे भी इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब भाई ये पार्टिकल्स जो है हमने जाना, क्या क्या जान लिया, पहला तो ये कि मैटर क्या है, किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स से मिलके बना है। पहली बात हमको मिल गई, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं। टाइनी मतलब बहुत छोटे, इतने छोटे कि हम इमेजिनेशन भी उसका नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या इनमें ऐसी क्या बात है भाई कि इन ये मैटर फॉर्म कर लेते हैं, या किसी को ये सॉलिड बना देते हैं, किसी को लिक्विड बना देते हैं, किसी को गैस बना देते हैं। ठीक है, तो ये जब हम जानेंगे भाई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तब हम बता पाएंगे कि कैसे कोई चीज़ सॉलिड है, कैसे कोई चीज़ लिक्विड है और कैसे क्या है, गैस है। ठीक है, देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली बात तो ये जान लें कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है। ठीक है, मतलब दो पार्टिकल्स अगर हैं मैटर में तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, स्पेस है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में देखा कि जो पार्टिकल्स थे शुगर, साल्ट या डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के, वो वाटर में पूरी तरह से क्या हो गए थे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particle of the other. This shows
दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या, ऐसे ही अगर आप टी बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, लेमनेड ही बना दो, ठीक है, नींबू पानी बना दो, तो उसमें आप ये देखोगे कि लेमनेड का पूरा जो ग्लास होगा, मान लीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर लिए आपने, उसको लेमनेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसको आपने लेमनेड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। तो इसको अगर आपको टेस्ट करना, मान लीजिए आपको पता करना है भाई जो नींबू है, लेमन है, उसका स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या उसको चखने के लिए आप पूरा बॉटल पियोगे या फिर इससे एक स्पून आप चेक करोगे, ठीक है। अगर आप एक स्पून उठाओगे तो देखोगे कि भाई एक स्पून चखने में जो उसका स्वाद है, जो लेमन की मात्रा है, वही आप पूरा ग्लास ऑफ वाटर में देखोगे। तो इससे ये पता चल गया कि जो मैटर है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब एक बराबर मात्रा में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और इससे ये पता चलता है भाई कि मैटर्स के अंदर इनफ स्पेस है, कितना है, इनफ है भाई, पर्याप्त है, जिसमें और पार्टिकल्स भी आके वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है, ये नया टॉपिक ही है, क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कह रहे हैं क्या कि जो ये पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, मतलब क्या, हमेशा मूव करते रहते हैं। कभी अभी मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ, अगले सेकंड इधर आ जाएगा, अगले सेकंड इधर आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक। अब इसको समझने के लिए आप क्या देख सकते हो, जैसे आपके घर में इंसेंस स्टिक होते हैं ना, जो अगरबत्ती हम बोलते हैं, उसको क्या करिए भाई, अपने क्लास के एक कॉर्नर में रख दीजिए, ठीक है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू एज टू गेट इट स्मेल। कह रहे हैं क्या कि आपको इसका स्मेल लेने के लिए कितना नज़दीक जाना पड़ेगा। नाउ लाइट द इंस्टेंस स्टिक, व्हाट हैपन, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्या करो अपने क्लासरूम में, ठीक है, आपका जो भी क्लासरूम है उसमें आप इंस्टेंस स्टिक यानी अगरबत्ती लगा दो, ठीक है, अगरबत्ती रख दो और अपने आप को उसके पास ले जाओ। तो उसका स्मेल लेने के लिए देखिएगा आपको उसके लगभग पास जाना पड़ेगा, लेकिन अब क्या कर दो, आप इसको लिट कर दो, लिट कर दो यानी कि जला दो, ठीक है। तो जलाने के बाद देखिएगा आप दूर भी रहिएगा ना, तब भी उसका क्या होगा, स्मेल आपकी नोज़ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इसको हम अभी समझेंगे। आगे फिर देखते हैं एक्टिविटी 1.4 क्या कह रही है। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। 2 ग्लासेस लेना है, ठीक है, ले लेते हैं भाई, 2 ग्लास है, ठीक है, फिल्ड विथ वाटर, इसमें पानी भर देते हैं भाई, ये हमारा आ गया वाटर, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। आप क्या करिए कि एक में आप क्या कर दीजिए, कुछ ड्रॉप डाल दीजिए इंक का, ब्लू इंक ले लीजिए या फिर कोई भी, चलिए ब्लू इंक हम ले, ब्लू ड्रॉप, चलिए ठीक है, ब्लू इंक का ड्रॉप ले लेंगे, ठीक है। और दूसरे में क्या करें भाई, हम थोड़ा सा शहद डाल दें। अब शहद किस कलर का होता है, उसके लिए थोड़ा तो वो ये, ठीक है, हम क्या कर दें, इसमें शहद डाल दिए, ठीक है। तो अब हमको क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो हमको रिकॉर्ड करना, देखते हैं क्या कह रहे हैं। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। अब इनको अनडिस्टर्ब मतलब इनको डिस्टर्ब नहीं करना, धीरे से सावधानी से आप क्या करिए, अपने क्लास में या फिर घर में ही, अगर ऑब्जर्वेशन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो घर में ही रख दीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब जो भी चीज़ आप देखते हैं उनको क्या करिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपने इंक ड्रॉप इसमें डाला था तो तुरंत आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये ध्यान देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। और जब आपने हनी डाला था तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या आपने चीज़ें देखा, ठीक है। हाउ मेनी आवर और डेज डज इट टेक फॉर ए कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर। और ये भी ध्यान देना है कि कितने घंटे या फिर दिन लग रहे हैं उस इंक को पानी में पूरी तरह से फिलअप या फैलने के लिए, मिलने के लिए, ठीक है। इन सब का आंसर अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला एक्टिविटी देख लेते हैं। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। कह रहे हैं क्या कि आपको कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, जो हमने अभी ऊपर देखा है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, उसको रेड कलर का कर देता है, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या, एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, ठीक है, और इसमें
हॉट वाटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गर्म पानी की बात की गई है, ठीक है। हॉट वाटर रहेगा एक में और एक में क्या रहेगा, कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को स्टीयर नहीं करना, हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। अब जो आपने दोनों बीकर्स लिए हैं, ठीक है, एक में मान लीजिए आपने हॉट वाटर ले रखा है, ठीक है, और दूसरे में आपने कोल्ड वाटर ले रखा है, ठीक। और दोनों में आपने क्या कर डाला भाई, क्रिस्टल डाल दिया है, किसका, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका भी अवेलेबल हो, ठीक। अब उसको ज़रा ध्यान से देखते हैं क्या दिखता है। वाट हैपन एज टाइम पासिस, कह रहे हैं क्या, जब टाइम पास होता है, मतलब समय बीतने के साथ इसमें क्या चेंजेज होते हैं। वाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब इसमें हमको सॉलिड और लिक्विड से क्या पता चल रहा है भाई, सॉलिड और लिक्विड में के पार्टिकल्स में से हमको के बारे में हमको क्या पता चलता है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। अब इसमें आपको ये भी बताना है कि क्या जो रेट ऑफ मिक्सिंग था, ठीक है भाई, दोनों में सेम मात्रा में आपने डाला है पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट, वाटर का लेवल भी सेम है, लेकिन अंतर क्या है, टेम्परेचर का। एक आपका हॉट वाटर है और एक क्या है, कोल्ड वाटर, ठीक है। तो अब इसमें ये देखना है कि क्या टेम्परेचर की वजह से कोई डिफरेंस आया है उनको मिक्स होने में, क्या कोई जल्दी मिक्स हो गया है या फिर सेम टाइम पे मिक्स हुए हैं, इसको अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अब देखिए ये जो तीनों एक्टिविटी हम लोगों ने समझा है, इससे कुछ बातें हमको पता चलती है। क्या क्या बातें हैं देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पहली बात तो ये पता चली, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स है कॉन्टिन्यूस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अभी हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई मूव कर रहे हैं, दैट इज़ दे पोजेज वाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है मूव कर रहे हैं तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस, और ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो और जल्दी जल्दी मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इन द एबव 3 एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। ये तीनों एक्टिविटी में हम देखते हैं कि भाई हमने उसको स्टीयर तो किया नहीं था, उसको मिलाया तो था नहीं, वो इंटरमिक्सिंग हुए। इंटरमिक्सिंग क्या, कि अपने आप उसमें धीरे धीरे क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए, घुल गए हैं। दे डू नॉट डू सो बाई गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। अभी ऐसा क्यों कर पाए, धीरे धीरे क्यों डिजॉल्व हो पाए, क्योंकि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। अब पार्टिकल के बीच में स्पेस हो रहा है, ठीक है, स्पेस हमने अभी जाना है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके बीच में आकर के अपने आपको बिठा ले रहे हैं, इनके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, यानी डिजॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमको एक डिफिनीशन पता चलता है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब क्या, यहाँ से हमको डिफ्यूजन का डिफिनीशन मिल रहा है कि अगर हम क्या करें, क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अपने आप क्या हो रही हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, दो पार्टिकल्स अपने आप में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और दोनों पार्टिकल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। वाई डज दिस हैपन, ध्यान दीजिएगा। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही हम हीट किए, यानी जो हॉट वाटर था वहाँ पे डिफ्यूजन जो था बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये कैसे कह रहे हैं, प्ले दिस गेम इन अ फील्ड। एक्टिविटी समझते हैं, कह रहे हैं क्या, इस गेम को क्या करिए, फील्ड में खेलिए। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। कह रहे हैं क्या, 4 ग्रुप बनाइए, 4 ग्रुप्स बनाइए और चैन बनाइए जैसा कि सजेस्ट किया गया है, मतलब जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। The first group should hold each other from the back and lock arm like ईदू मिसमी डांसर, ठीक है। ये जो ईदू मिसमी डांसर्स हैं
ठीक है, ये डांस का एक फॉर्म है। तो कह रहे हैं क्या कि फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, एक दूसरे को होल्ड करेगा बैक से, ठीक है, उनकी कमर पे हाथ लगा के, पीठ पे हाथ लगा के क्या करना है, पकड़ना है और लॉक कर देना है एक दूसरे को के आर्म्स को, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म द ह्यूमन चेन। कह रहे हैं क्या, जो सेकेंड ग्रुप होगा इनको क्या करना है, ह्यूमन चेन बनाने के लिए आर्म को होल्ड करना है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया था भाई, तो फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया, बैक टू बैक पकड़े थे, ठीक है, पीठ पे हाथ लगा के उनको लॉक कर लिया था। लेकिन सेकेंड ग्रुप को क्या करना है, इनको हैंड टू हैंड क्या करना है, होल्ड करना है, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। जो तीसरा ग्रुप होगा उसमें केवल टच करना, मतलब अगर कोई एक स्टूडेंट है तो दूसरे स्टूडेंट को वो क्या करेगा, केवल टच करेगा, बस हल्का सा टच होना चाहिए, फिंगर टू फिंगर, फिंगर टिप्स टच होने चाहिए। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। कह रहे हैं क्या, अब जो फोर्थ ग्रुप है हमारा वो क्या करेगा, उनको इन सब को ब्रेक करना है, ठीक है, इन सब के जो चैन ये बनाए हैं इन सब चैन्स को क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। और जितना स्मॉल ग्रुप में ब्रेक कर पाए उतना उनको कर देना है। विच ग्रुप वाज द ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। यहाँ से हम ये चीज़ सीधे सीधे बता सकते हैं कि किस ग्रुप को ब्रेक करना बहुत ईजी होगा। तो जहाँ पे क्या है, फिंगर टिप्स टच है, यानी थर्ड ग्रुप को ब्रेक करना सबसे आसान हुआ। उसके बाद जिन्होंने हैंड टू हैंड कैच किया है वहाँ पे इनसे थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा, लेकिन ये भी आसानी से खुल जाएगा या फिर टूट जाएगा ये चेन, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप है इनको तोड़ने में उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इफ़र्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम मान लें कि जो हर एक स्टूडेंट हैं क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो आप ये बताइए कि किस ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स से क्या किया था, एक दूसरे को होल्ड किया था, ठीक है। अगर आपने समझा होगा तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि जो फर्स्ट ग्रुप था जिसने क्या किया था, बैक टू बैक क्या किया है, आर्म लगा के, हाथ लगा के क्या किया था, लॉक किया था, वो ग्रुप क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है, ठीक है, या उनके अंदर मैक्सिमम फोर्स होगा या उनको ब्रेक करने में मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से एक और एक्टिविटी समझते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चाक एंड रबर बैंड। आपको 3 चीज़ें लेनी है, एक आयरन नेल लेना है, ठीक है, इसका तो साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, आयरन नेल लेना है, अ पीस ऑफ चाक लेना है और रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब इन तीनों पीसेस को क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ सकते हैं आप, उस पर हैमरिंग कर सकते हैं, हथौड़े से मार सकते हैं, कट कर सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी तरह से उनको तोड़ना है। इन विच ऑफ द एबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। अब आप ये बताइए कि इन तीनों में किस में सबसे ज़्यादा फोर्स था, या फिर किसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा मशक्क़त या फिर ज़्यादा इफोर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि आयरन नेल में मैक्सिमम होगा, ठीक है, पीस ऑफ चाक में मिनिमम होगा, रबड़ बैंड में भी चौक से क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी रबड़ बैंड में जो पार्टिकल्स हैं वो चाक के पार्टिकल से ज़्यादा फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं। जो आयरन नेल है वो इन दोनों से आयरन नेल के पार्टिकल्स ग्रेटर फोर्स से क्या है, आपस में हेल्ड है मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक और एक्टिविटी समझते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे चलेंगे। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। क्या करना है भाई, एक कंटेनर में कुछ वाटर ले लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। पहले कंटेनर लेते हैं, ये सेप नहीं रहेगा, ठीक है, इनको हटाते हैं, दूसरा सेप लेते हैं। मान लीजिए भाई हमने ले लिया एक कंटेनर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई, इसमें वाटर ही लेना है, वाटर ले लिए, चलिए ठीक है। अब इसको क्या करना, अपने फिंगर से क्या करिए, इनको कट करने की कोशिश करिए। कट करने की कोशिश मतलब क्या, आप इनमें लाइन खींचिए, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये बताइए कि जब आप इसमें
अपना हाथ लगाओगे, फिंगर घुमाओगे, तो क्या आप वाटर के सरफेस को कट कर पा रहे हैं? मतलब अगर मान लीजिए पीस ऑफ पेपर हो, ठीक है, उसमें अगर आपको इधर से फिंगर को तेज़ चलाने के लिए कह दिया जाए तो आप पेपर के क्या करोगे, 2 पीसेज कर दोगे, ठीक है। तो क्या आप वाटर के साथ भी ऐसा कर पा रहे हो? ठीक है, क्या जवाब होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वाट कुड बी रीज़न बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। अब हम ये देख रहे हैं कि हम कितना भी उसमें अपनी उंगली चला रहे हैं लेकिन वाटर को हम कट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए उसमें लाइन ज़रूर खींच दे रहे हैं लेकिन वो फिर क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? द एबव 3 एक्टिविटीज़, जो अभी हमने देखा तीनों एक्टिविटीज़, सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब तीनों एक्टिविटी से हमको एक बात पता चल रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच क्या होता है, फोर्स होता है, जो क्या करता है, उनको बांधे रखता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और ये जो फोर्स है, दो पार्टिकल्स मान लीजिए तो उनको एक साथ रखने में हेल्प करता है, उस आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और हम आयरन नेल वाला में भी देखें, आयरन नेल था, चौक था और फिर आपका क्या था, रबड़ बैंड था। तो उसमें हमने ये देखा कि जो रबड़ बैंड है वो उसको ब्रेक करने के लिए अगर हैमर से किए तो जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन वहीं पे चौक था, जो चौक था उसको हैमरिंग किया तो क्या हुआ, तुरंत ब्रेक हो गया। लेकिन आयरन नेल जो थी उसको ब्रेक करने में और ज़्यादा हमको क्या करना पड़ा, एफर्ट लगाना पड़ा। जिससे ये पता चलता है कि ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, आपके चौक हो गया या फिर रबड़ बैंड हो गया या फिर आयरन नेल हो गया, इन तीनों में हम देख रहे हैं कि भाई इनके जो पार्टिकल्स हैं आपस में जुड़े तो होंगे लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज करता है। अगर अलग अलग मटेरियल्स है, अलग अलग टाइप के मैटर्स हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अलग अलग टाइप का होता है। इसमें हम कह सकते हैं आयरन नेल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मैक्सिमम था, उसके बाद आपका था रबड़ बैंड में, और उसके बाद था किस में था, चाक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। हालांकि हम लोग जानते ही हैं कि मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन ये सॉलिड और लिक्विड गैस क्यों होते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। भाई जिस पार्टिकल से मिलके कोई मैटर बना हुआ है, चाहे वो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस हो गया, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये बताएंगे कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक। इसके लिए हमको एक्टिविटी 1.9 समझना होगा। तो देखते हैं क्या है। इसमें कह रहे हैं कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। हमको कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, कुछ सामान लेने हैं, जैसे कि अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। इतनी चीज़ें अगर हम ले लें तो फिर उसके बाद क्या करना है, स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स। ये सब जो आर्टिकल्स हम ले रहे हैं उनका एक स्केच बनाना है। स्केच मतलब क्या, आप उसको पेपर पे रखो और साइड से उसके पेंसिल चला दो तो देखोगे आप उसका शेप बना लोगे, ठीक है। मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम, ठीक है, उसको नोटबुक पे क्या करना है, पेंसिल मूव करके उसका शेप बना लेना है। डू ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसमें आप ये देख पाओगे कि सबका एक डिफिनिट शेप है, ठीक है, पेन का शेप लंबा है, बुक की तरह है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्री है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब क्या, उनका एक लाइनिंग आप जब खींचोगे तो साइड में उनका एक बाउंड्री भी मिलेगा, ठीक है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड। कह रहे हैं क्या, अगर उनको हैमरिंग किया जाए मतलब उनको पीटा जाए, पुल्ड और ड्रॉप्ड, या तो उनको खींचा जाए या फिर ड्रॉप कर दिया जाए, कहीं से गिरा दिया जाए, तो क्या होगा। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। अच्छा ये बताना है कि अगर उनको हैमरिंग किया जाए या फिर उसको पुल किया जाए या फिर कहीं से ड्रॉप कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो क्या वो आपस में डिफ्यूज हो जा रहे हैं। डिफ्यूज क्या होता है भाई, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो क्या ये जो पेन होगा नोटबुक में डिफ्यूज हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। ये भी बताइए कि क्या अगर आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, मतलब उसको दबाओ, प्रेशर लगाओ खूब, ठीक है, तो क्या वो कंप्रेस हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो इन सब से हमको क्या पता चल रहा है, ठीक है। ऑल द एबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। ये जितने भी एग्जाम्पल हमको दिखे हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड्स के। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप
डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, हम क्या जाने हैं सॉलिड के बारे में कि उनका डिफिनिट शेप होता है। उनका शेप क्या होता है? डिफिनिट होता है भाई, निश्चित होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, उनकी एक सीमा रेखा भी होती है जिसके अंदर वो पाए जाते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब क्या है भाई? उनका जो वॉल्यूम है, या एक तरह से कह दीजिए जो स्थान घेर रहे हैं या जो उसका वेट है वो उतना ही रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं क्या? दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और ये भी जान रहे हैं भाई उनको कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होंगे, दबेंगे नहीं। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। कह रहे हैं क्या कि जो सॉलिड होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल मान लीजिए वुडन ब्लॉक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? क्या ये अपना शेप बदल लेगा? नहीं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ तो टूट जाएगा, नो डाउट, लेकिन क्या ये अपना शेप बदल रहा है? तो ये नहीं बदलेगा। तो इसमें एक टेंडेंसी होती है क्या करने की? अपने शेप को मेंटेन करने की। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। कह रहे हैं क्या कि सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो आप ब्रेक कर लोगे, ब्रेक कर दो, ब्रेक मतलब तोड़ दोगे, लेकिन उनका जो शेप होगा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग। अब आगे भी ध्यान देते हैं क्या बातें कह रहे हैं। कह रहे हैं क्या? वाट अबाउट अ रबर बैंड। अब रबर बैंड का भी हम जानते हैं भाई, रबर बैंड छोटा होता है, उसको अगर हम खींचते हैं तो बड़े शेप में हो जाता है। तो यहाँ तो हम शेप बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? ध्यान दीजिए, हम स्ट्रेच करते वही छोटा रबर बैंड हमारा क्या होता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़े रबर बैंड में बदल जाता है। तो ये तो अपना शेप बदल रहा है, स्ट्रेच करने पे क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो जा रहा है, खींच जा रहा है। वाट अबाउट द शुगर एंड साल्ट? शुगर और साल्ट की अगर बात करें, वेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? यहाँ पे भी एक बात समझना है। मान लीजिए कोई जार है, ठीक है, कोई जार है, उसमें आप क्या कर रहे हो? शुगर रख दे रहे हो। शुगर रखो या साल्ट रखो, कुछ भी रख दो, ठीक है। छोटा जार है तो छोटे इसका शेप ले लेगा, ठीक है। अगर बड़ा जार हो गया, लंबा हो गया, तो इसमें रखेंगे तो इसका शेप ले लेगा, ठीक। तो कह रहे हैं क्या कि भाई इनको रखने पे जहाँ रख रहे हैं वहाँ का, उस जार का, उस बर्तन का शेप ले ले रहे हैं, तो क्या इनको भी सॉलिड बोलेंगे? वाट अबाउट अ स्पंज? इज इट अ सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट? वाई? हम अभी जाने हैं कि सॉलिड क्या होते हैं? कंप्रेसिबल नहीं होते, मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम स्पंज में ये देखते हैं, स्पंज यानी कि फोम जो होता है, ठीक है, उसको हम आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं। स्पंज का कोई टुकड़ा है, उसको क्या करें? अगर हम उसको प्रेस करें तो आसानी से प्रेस करके उसको एकदम छोटा बना देंगे। ऑल द एबव आर सॉलिड्स। अब कह रहे हैं क्या ये सभी क्या है? सॉलिड है। भले उनका शेप बदल रहा है, ठीक है, या जहाँ भी रख रहे हैं उसका शेप ले ले रहा है, या वो कंप्रेस हो जा रहा है, फिर भी ये क्या है? सॉलिड है। अब क्यों सॉलिड है, यहाँ आगे आपको बताया गया है। कह रहे हैं क्या? अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप। कह रहे हैं क्या कि जो रबर बैंड होता है वो अपना शेप बदलता है, नो डाउट, लेकिन रीगेन कर लेता है इसका सेम शेप। मतलब जो छोटा रबड़ था, आपने उसको स्ट्रेच करके बड़े रबड़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, स्ट्रेच करके इधर से पुल कर लिया, इधर से पुल कर लिया, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, आउटर जो फोर्स लगाएं उस फोर्स को हटाएंगे, फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक। आगे कह रहे हैं क्या कि द फोर्स इज रिमूव्ड इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इंडेक्स। कह रहे हैं क्या कि जब इससे फोर्स हटाया जाता है तो फिर से अपने पुराना जो शेप होता है उसको ये प्राप्त कर लेता है। इफ़ द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो रबर बैंड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। कह रहे हैं क्या कि जो शुगर या साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स मतलब दाने, जो छोटे दाने होते हैं, उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। अब चाहे आप उसको किसी भी जार में रखोगे, भाई दाने बहुत छोटे हैं तो उस जार का शेप ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से स्पंज की अगर बात करें, स्पंज में क्या होते हैं? मिनट होल्स होते हैं। मिनट मीन्स होता है महीन, बहुत महीन क्या होते हैं? होल्स होते हैं। कभी आप देखे भी होंगे फोम में क्या होता है? बहुत महीन क्या होते हैं? होल्स होते हैं। अब ये होल्स में होता क्या है? इन विच एयर इज ट्रैप्ड। इन होल्स में क्या रहता है? हवा ट्रैप रहता है, ठीक है, एयर रहता है उसमें। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट।
और जब हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हवा इसमें की क्या होती है, बाहर चली जाती है, ठीक है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब जब हवा बाहर निकल गई तो क्या होंगे, आसानी से कंप्रेस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भले कोई सॉलिड है वो अपना शेप बदल रहा है, जैसे कि इन द केस ऑफ रबड़ हम देखे हैं, ठीक है, शेप बदल लिए, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाए ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लिया, ठीक है। जो शुगर है, शुगर क्रिस्टल, शुगर जो है या साल्ट है, उसको जिस जार में रखते हैं उसका शेप ले लेता है, लेकिन इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, ठीक। स्पंज में देखें कि उसमें भाई उसको कंप्रेस कर ले रहे थे, तो क्यों कंप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मिनट होल्स है, बहुत छोटे छोटे क्या है, होल्स है, ठीक। और उसमें एयर ट्रैप है, जैसे ही आप उसको कंप्रेस करोगे, दबाओगे, उसका एयर बाहर निकल जाएगा और वो कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन ये सब भी क्या होंगे, ये सब भी होंगे सॉलिड से, ठीक है। अब देखते हैं अगला हमारा द लिक्विड स्टेट। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल से या एक्टिविटी से हम समझते हैं। पहले एक्टिविटी देखते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, इतनी चीज़ें कलेक्ट करिए। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। कह रहे हैं क्या कि अलग अलग तरह का कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का। मान लीजिए एक पाइप टाइप हो गया, ठीक है, फिर आप एक चौड़े में ले लो, फिर आप एक इस शेप में ले लो, ठीक है, तीनों का शेप अलग अलग है। फिर क्या करना है, इस पर 50 ml मार्क कर देना। मान लीजिए यहाँ तक है, इसमें ये थोड़ा ऊपर हो जाए, इसमें 50 ml हो सकता है यहाँ तक आ जाए, ठीक है, 50 ml मार्क कर दीजिए। फिर क्या करना है, व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अगर क्या किया जाए, इसमें जो लिक्विड है, वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है या फिर कोल्ड ड्रिंक है, अगर इनमें ही क्या किया जाए, पोर कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो क्या होगा। तो हम देखेंगे कि ये जो लिक्विड होगा यहाँ पेंदी पे आके बैठ जाएगा, ठीक है, पेंदी पे नीचे आके क्या होगा, बॉटम में आके बैठ जाएगा, ठीक। कह रहे हैं क्या, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। वही कह रहे हैं क्या कि अलग अलग लिक्विड का 50 ml ले लीजिए और सब में ट्रांसफ़र करके देखिए, डाल के देखिए, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। और ये बताइए क्या उनका वॉल्यूम सेम रह रहा है। वॉल्यूम मतलब जो 50 ml आपने लिया है, 50 ml, क्या वो 50 ml ही रह रहा है कि वो कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। और ये भी बताइए कि क्या उनका शेप जो होगा वो सेम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं शेप क्या है, सेम है, नहीं, यहाँ पे इसका शेप लंबे में हो गया, ठीक है, जो पाइप टाइप है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, शेप बदल गया है, यहाँ पे कम फैला है लेकिन ऊंचाई मोटाई इसकी बढ़ गई है। तो इससे हम ये कह रहे हैं भाई वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा भाई, 50 ml है, चाहे आप इस कंटेनर में रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में रखो, वो 50 ml ही रहने वाला है। यानी वॉल्यूम तो उसका फिक्स है, लेकिन उसका शेप जो है, उसका जो शेप है वो हम देख रहे हैं हर जगह क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, यानी बदल रहा है, यानी ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? ध्यान दीजिएगा कि जब आप लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे थे तो क्या ये आसानी से फ्लो कर जा रहा था। फ्लो करना मतलब उसमें बह जा रहा था, पूरा जो पेंदी में फैल जा रहा था, या फिर कहीं एक जगह रुक जा रहा था, ठीक है। तो हम ये देखते हैं भाई, जब भी हम लिक्विड को डालते हैं किसी बर्तन में, वो पूरा जो उसका पेंदी होता है या बॉटम होता है पूरी तरह फैल जाता है, यानी फ्लो कर जाता है, ठीक है। We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume। हमें यहाँ से ये पता चलता है कि लिक्विड का जो शेप है, ठीक है, जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी अगर आपने 50 ml लिया है, ठीक है, तो आप किसी भी कंटेनर में डाल दो, सब में 50 ml ही होगा, ठीक। आगे देखते हैं। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये भी ध्यान देंगे कि जिस कंटेनर में उसको रख दिया गया, उस कंटेनर को क्या करता है, शेप गेन कर लेता है। भाई यहाँ रखेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप ले लिया, यहाँ थोड़ा फैल गया, ठीक है, और थोड़ा अगर पतला बर्तन है तो ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जिस भी कंटेनर में आपने रख दिया उसको, मान लीजिए आपने उसको प्लेट में रख दिया, ठीक है, सपोज दैट कि आप क्या कर रहे हो, उसको एक प्लेट में रख दे रहे हो, तो प्लेट में रखोगे लिक्विड को तो क्या करेगा, प्लेट का शेप ले लेगा, ठीक है। आप उसको क्या करो, किसी ग्लास में रख दो, ग्लास ऑफ वाटर है मान लो, किसी ग्लास में रख दो तो ग्लास का शेप ले लेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे भी रखा गया, जिस भी बर्तन में रखा गया, कंटेनर में रखा गया, वो क्या हुआ, उसी का शेप ले लेता, उसी का शेप
धारण कर लेता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या, लिक्विड्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। भाई फ्लो कर रहे हैं तभी तो कंटेनर का शेप ले रहे हैं, ठीक है। एंड चेंज शेप, भाई शेप भी बदल रहे हैं, कंटेनर का शेप ले रहे हैं, यानी इनका शेप बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिजिड तो है नहीं, नॉट रिजिड होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। लिक्विड्स को क्या बोल सकते हैं हम, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, refer the activity 1.4 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid। अब ध्यान दीजिए, अभी हम 1.4 और 1.5 वाला जो था पोटेशियम पर मैग्नेट और कॉपर सल्फेट में देखे थे। भाई उसमें क्या था, एक जार ले लिए थे, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट या कॉपर सल्फेट डाले थे, जबकि कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट क्या थे, सॉलिड थे, और ये क्या था, लिक्विड था। लेकिन देखे थे थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया था, पूरी तरह उसमें घुल गया था। तो इससे क्या पता चल रहा है, द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन द वाटर, इन वाटर। हम ये भी देखते हैं कि जो गैस होती हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या होती हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं, ठीक है। वाटर में क्या होती हैं, डिज़ोल्व हो सकती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब बताइए भाई, अगर मान लीजिए ये गैसेज जो हैं एटमॉस्फेयर की जो गैसेज हैं, मान लीजिए O2 ही है, अगर वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि कुछ गैसेस क्या होती हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है, जिससे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, जीवित प्राणी हैं, उनको क्या करना पड़ता है भाई, ब्रीथ करना पड़ेगा। ब्रीथ करेंगे तभी वो सर्वाइव यानी जिंदा रह पाएंगे, सर्वाइवल कर पाएंगे, ठीक है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका नॉर्मली हम मान लेते हैं एक फ़िश है, तो फिश क्या करती है भाई, जो पानी में डिज़ोल्व रहती है O2 ऑक्सीजन, उसी को सांस के रूप में वो अपने गिल्स से क्या करती है, लेती है, ठीक। दस वी may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid। इसलिए हम कह सकते हैं चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस है, ये आपस में या फिर लिक्विड में क्या हो सकती हैं, डिफ्यूज हो सकती है। डिफ्यूज मतलब उसमें घुल सकती है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट हम देखे थे, क्या हो रहा था, पानी में पूरी तरह घुल गया था। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वाटर में आपका डिजॉल्व रहता, तभी मछलियाँ या फिर एक्वेटिक स्पेसीज क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं क्या कि जो इनका रेट है, डिफ्यूजन का जो रेट है, भाई किस में ज़्यादा जल्दी कोई चीज़ घुलेगा। मान लीजिए एक जगह हम लिक्विड ले लें, एक जगह सॉलिड ले लें, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होगा लिक्विड में सॉलिड से क्या होता है, फास्ट होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। सॉलिड में कम रहेगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। अब ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये जो लिक्विड है, इनके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, पहले तो दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर रहेंगे तो कोई भी चीज़ अगर इसमें डिज़ोल्व होना चाहेगा तो क्या करेगा, इनके बीच का स्पेस, यहाँ बीच के स्पेस में आके वो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। इसलिए क्या होता है भाई, लिक्विड में डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो क्या है, थोड़ी दूरी पे रहते हैं, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स या फिर ये बोलो पार्टिकल्स जिनसे मिल के बने हैं, वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। मूव करते रहेंगे तो किसी भी चीज़ को डिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, द गैसियस स्टेट। तीसरा स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर्स filling a large number of balloons with from a single cylinder or two of gas? Inquire them from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder। अब देखिए, आप मेले वगैरह में, फेयर्स में देखे होंगे कि बलून सेलर क्या करते हैं, एक छोटा सा सिलेंडर रखते हैं, छोटा सा सिलेंडर रखेंगे और उससे क्या करेंगे, ढेर सारा बलून फुला फुला के वो रखते हैं। बलून क्या होते हैं भाई, बलून किस बलून की बात कर रहे हैं, जो क्या होते हैं, सीधे हवा में उड़ते रहते हैं, नीचे नहीं जल्दी आते हैं, ठीक है, उस बलून की बात कर रहे हैं।
तो अब आप कभी जाइएगा मेले में तो आपको इंक्वायर करना है। क्या इंक्वायर करना है कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून्स फुला सकते हैं, ठीक है, कितने बलून्स में हवा फिल कर सकते हैं, गैस फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी जानिएगा, ये भी पूछेगी कौन सी गैस क्या होती है उस सिलेंडर में फिल रहती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। आगे से अगर कभी आपको बलून वाला मिले, बलून सेलर मिले, तो आप पूछिएगा कि इस सिलेंडर में कौन सा गैस है और वो कितने बलून्स जो है एक सिलेंडर में फुला सकता है, ठीक। एक एक्टिविटी है, देख लेते हैं। कह रहे हैं क्या, टेक 300 ml syringes and close their nozzle with rubber cork as shown in figure 1.4। देख लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं। देखिए, आपको क्या करना है, 100 ml का 3 क्या लेना है, सिरिंज लेना है, ठीक है। अब ये इसका जो नोजल है, जिधर से चीज़ें या दवा भरी जाती है, उसको आपको रबड़ का या कॉर्क लगा के क्या करना है, बंद कर देना है। क्यों बंद कर रहे हैं, अब आगे हमको पता चलेगा, ठीक है। कह रहे हैं क्या, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंज। जो पिस्टन है उस सिरिंज में से क्या करिए, निकालिए। यही पिस्टन होता है, इस पिस्टन को आप उसमें से निकालिए। लीविंग वन स्प्रिंग अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चाक इन द थर्ड। कह रहे हैं क्या, अब जो तीनों लिए थे तो एक को ऐसे ही खाली रखना है, एक सिरिंज को। दूसरे में क्या करना है भाई, दूसरे में आपको वाटर फिल कर देना है। तीसरे में क्या करना है, तीसरे में आपको चॉक फिल कर देना है, चॉक पाउडर, ठीक है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। अब फिर जो पिस्टन था उसको क्या करिए, दोबारा से इस सिरिंज में क्या करिए, वापस लगाइए। यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। अगर आपको इसको प्रेस करने में, अंदर ढकेलने में दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा वैसलीन वगैरह कुछ लिक्विड लगा लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, उसमें प्रेस करेंगे। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब तीनों सिरिंज में क्या करेंगे, हम पिस्टन को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीनों में पिस्टन लगा करके हम उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो आप सोचिए कि कौन सा ज़्यादा प्रेस होगा, कौन कम प्रेस होगा और कौन प्रेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब कौन आसानी से दब जाएगा या पिस्टन आगे बढ़ जाएगा, किस में आगे बढ़ेगा, किस में थोड़ा बढ़ेगा, किस में नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे हम कुछ कंक्लूड करने वाले हैं, देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हम ये देखेंगे कि अगर हम तीनों सिरिंज को क्या करें, प्रेस करें, पिस्टन को उसमें प्रेस करें, तो हम ये देखेंगे कि जो गैस वाली पिस्टन है वो ज़्यादा नीचे तक जाएगी, जो लिक्विड वाली पिस्टन होगी वो थोड़ा बहुत हल्का सा माइनर नीचे जाएगी, और जो सॉलिड वाली रहेगी वो जहाँ का रहेगा पिस्टन वहीं का वहीं रह जाएगा, वो थोड़ा सा भी कंप्रेस नहीं होगा। तो इससे हम ये जान पा रहे हैं कि जो गैस होती हैं, जो गैसेज होती हैं, वो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड, इन दोनों से क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। उनको अच्छे से कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी हम अपने घरों पर यूज करते हैं सिलेंडर में, दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। कह रहे हैं क्या कि घर पे जो कुकिंग के लिए जो गैस आती है, ठीक है, कुकिंग का जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, एलपीजी भरा रहता है। अब ये एलपीजी का मतलब क्या है, एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब वो है तो एक्चुअल में गैस ही, पेट्रोलियम गैस है, लेकिन हमने क्या किया है, उसको इतना ज़्यादा प्रेस किया है कि वो क्या हो गया, लिक्विफाइड हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, और उसको हम सिलेंडर में हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, भर लेते हैं। ऐसे ही जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है हॉस्पिटल्स में, वो भी क्या होते हैं, सिलेंडर में भरे जाते हैं, ठीक है, उनको भी कंप्रेस करके भरा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है, सीएनजी इसको बोल रहे हैं, इज़ यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। आजकल जो व्हीकल्स हैं, ई रिक्शा हो गया या फिर आपकी बसेस जो हो गई, ठीक है, ये सब किससे चल रही हैं, सीएनजी से चल रही हैं। 4 व्हीलर्स वगैरह भी अब सीएनजी पे आ गए हैं, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट ईजिली। अब ध्यान दीजिए, हम इसको कंप्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंप्रेस करने से क्या होगा, इनके ज़्यादा वॉल्यूम को हम एक सिलेंडर में रख सकते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर में हम देखिएगा, घर पे जो सिलेंडर आता है उसमें 15 केजी रहता है, 15 केजी गैस है। अगर उसको ओपन कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसको कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। छोटे से सिलेंडर में भर के क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से ईजिली क्या कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, ठीक।
ठीक है, आगे देखते हैं। वी कम टू नो of what is being cooked in kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। कह रहे हैं क्या कि भाई किचन में क्या चीज़ पक रहा होता है, क्या चीज़ बन रहा है, उसको हम दूर से ही क्या करते हैं, उसकी स्मेल पा जाते हैं। ठीक है, उसका स्मेल जो होता है हम दूर से ही क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर पाते, भले वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन उसका जो स्मेल होगा जब हमारे नॉस्ट्रिल हमारे नाक तक पहुँचेगा तो हम क्या जान पाएंगे कि भाई किचन में पक क्या रहा है। ठीक है, हाउ डज दिस स्मेल रीचेस। अभी सोचने वाली बात है भाई, जो आपका जो भी कुकिंग हो रहा है, फूड पक रहा है, वो किचन में पक रहा है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ी दूर पे हो फिर भी आपके तक उसकी स्मेल कैसे आ गई। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेजस एंड इवन फर्दर अवे। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि जो फूड का अरोमा होता है, अरोमा क्या होता है, जो पकाते टाइम जो स्मेल होता है उससे, ठीक है, वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है। अब एयर के साथ मिक्स होकर वो क्या करती है, उसके पार्टिकल जो होते हैं हवा में दूर तक फैल जाते हैं, किचन से दूर तक चले गए, हम जा रहेंगे वहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक कि फर्दर अवे कई मीटर दूर तक जा सकते हैं। जैसे हम लोग कभी ये रोड से ही गुजरते होंगे तो देखते होंगे कहीं पकोड़े तल रहे होंगे अगर, तो पकोड़े का सुगंध दूर तक आ जाता है। ठीक है, समोसों का सुगंध दूर तक आ जाता है। चिकन अभी अगर किसी के घर में पकता है तो 1-2 घर बाद तक का स्मेल आता है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये जो इनका पार्टिकल्स हैं वो है, उसमें से गैस निकल रही है और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो क्या होते हैं, हवा के साथ मिक्स करके दूर तक अपनी सुगंध को क्या करते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, और ये जो स्मेल है ऐसा नहीं कि 1 घंटा पक जाएगा तब स्मेल आएगा, नहीं, अगर वो कुक हो रहा है, पक रहा है, तो कुछ ही सेकेंड में हमारे नाक तक पहुंच जाएगा। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब इसको अगर हम ध्यान दें कि सॉलिड कैसे घुल रहा है, भाई हम देखे थे लिक्विड में क्या हो रहा था, सॉलिड घुल रहा था। ठीक है, तो उसको घुलने में टाइम लग रहा था, ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो गैस है वो क्या है, उसको घुलने में, हवा में घुलने में क्या होता है, बहुत कम टाइम लगता है। ठीक, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, अभी हम स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, तो ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, इनका पार्टिकल का मोशन जो होता है बहुत फास्ट होता है, हाई स्पीड पे घूमते हैं। ठीक है, और इनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं भाई, डिफ्यूजन बहुत फास्ट करते हैं, भाई जल्दी जल्दी घूमेंगे। ठीक है, हाई स्पीड पे घूम रहे हैं तो जल्दी से एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और उनके साथ साथ दूर तक फैल जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडमली घूमते हैं, कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया। ठीक है, और हाई स्पीड पे घूमते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो वॉल ऑफ द कंटेनर। इसलिए जो कंटेनर, जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है, उसके दीवार पे क्या करते हैं, हिट करते हैं, बार बार उसको हिट करते रहेंगे, उसको वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the wall of the container। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि ये क्या कर रहा है भाई, इस पर अपना क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का फोर्स जनरेट होता है, मतलब वो वॉल पे क्या कर रहे हैं, एक तरह के कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं गैसेज। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट करेंगे तो जाके उसके वॉल से भी, दीवार से भी तक टकराएंगे जिस कंटेनर में रहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अब अगला हमारा टॉपिक आ गया कि कैन मैटर चेंज स्टेट। देखते हैं कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहे हैं वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट of matter, solid as ice, liquid as familiar water, गैस as water vapor। कह रहे हैं क्या, हम वाटर के बारे में क्या जानते हैं, वाटर एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा मैटर है जो क्या करता है, सॉलिड में भी रह लेता है,
लिक्विड में भी रह लेता है और गैस, तीनों स्टेट में पाया जाता है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये जब स्टेट अपना चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, तो इसके पार्टिकल्स में क्या बदलाव होता है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जो पार्टिकल्स अभी हम पढ़े हैं ना कि पार्टिकल से मिलकर मैटर बना होता है, तो इनके पार्टिकल्स में क्या बदलाव, अगर सॉलिड है तो क्या पार्टिकल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे लिक्विड में थे या फिर गैस में थे, तो इसका आंसर अभी हमको पता चलेगा। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। कह रहे हैं क्या ये चेंज ऑफ स्टेट कैसे हो रहा है, कैसे सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, लिक्विड से गैस में बदल रहा है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट। कह रहे हैं क्या अब हमको इनके क्वेश्चन ढूंढने होंगे, ठीक है, बताने होंगे। कैसे बताएंगे भाई, तो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या करना है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज फिगर 1.6। कह रहे हैं क्या, आपको क्या करना है, एक बीकर में कुछ आइस क्यूब्स ले लेने हैं, ठीक, ऊपर से एक थर्मोमीटर लगा देना है, ठीक है, और एक ग्लास स्टेयर रखना है। ग्लास स्टेयर मतलब शीशे का चम्मच कह लीजिए, उससे हम उसको स्टेयर करेंगे, हिलाएंगे, ठीक। ये सेटअप करने के बाद क्या हमको करना होगा, कह रहे हैं क्या कि बर्नर को जब हम ऑन करेंगे तो देखेंगे वो जो आइस क्यूब रहेगा धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, ठीक है। और थर्मोमीटर पे जो टेम्परेचर आइस का रहा होगा, वाटर का भी टेम्परेचर सेम होगा नहीं, इसका टेम्परेचर ज़रूर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने गर्म किया है ना, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। कह रहे हैं क्या, बीकर को लो फ्लेम पे हीट करना शुरू करें। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। और हमको टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा कब, जब आइस क्या कर रहा है, मेल्ट होना शुरू हो रहा है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। और जब पूरा आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, तब भी टेम्परेचर उसका नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, जो चेंज आप देख रहे हो, इन सबको रिकॉर्ड कर लेना है। नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। और क्या करिए, उसको फिर और ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना शुरू करिए, और ऊपर से क्या लगा दिए, ग्लास स्टीयर लगा दीजिए, और उसको स्टीयर करते रहिए, उसको हिलाते रहिए, ठीक है। अब कब तक करना है, जब तक वो बॉयल नहीं होने जाता है, ठीक है, जब तक बॉयलिंग ना होने लगे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। कह रहे हैं क्या, और थर्मामीटर पे नज़र रखिएगा, जो थर्मामीटर हमने लगाया था उस पर नज़र रखना है कि जब ये ज़्यादातर वाटर क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, तो उसकी रीडिंग क्या हो रही है, कितनी रीडिंग आ रही है भाई, टेम्परेचर कितना बढ़ा, ठीक। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द लिक्विड स्टेट फॉर टू द गैसेज स्टेट। अब ये भी रिकॉर्ड करना है कि भाई लिक्विड से गैस में बदल रहा है तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो हम रिजल्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, जो कि था हमारा क्या, आइस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। ध्यान दीजिएगा, जब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं भाई, हीट एनर्जी पाते हैं, टेम्परेचर उनका क्या होता है, बढ़ता है। तो भाई हम ये पढ़े हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स उतना मोशन नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी क्या, अब ये वाइब्रेट ही नहीं करेंगे, इनमें थोड़ा सा मूवमेंट होने लगेगा, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। कह रहे हैं क्या, अब जब इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, इधर उधर टू एंड फ्रो घूमने लगेंगे, इधर उधर मोशन करने लगेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कह रहे हैं क्या, अगर एनर्जी ऐसे ही सप्लाई होती रहे तो धीरे धीरे क्या होगा, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिससे ये क्या थे, दो पार्टिकल्स आपस में बाइंड कर रहे थे, बंधे हुए थे, तो अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी इनका बढ़ रहा है, इधर भागेंगे इधर भागेंगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं पाएगा और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग
मोर फ्रीली। कह रहे हैं क्या, फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स था वो कमजोर हो जाएगा और पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्रीली मूव करने लगेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे। अ स्टेज इन इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। कह रहे हैं क्या, इस स्टेट में क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में, क्योंकि हम जानते हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सॉलिड के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, लिक्विड में आ गया और वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे क्या, अभी किस में आ गए हैं भाई, लिक्विड स्टेट में आ गए हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कह रहे हैं क्या, कि जिस मिनिमम टेम्परेचर पे, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर पे कोई सॉलिड क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, मेल्ट मतलब पिघल रहा है, टू बिकम ए लिक्विड, ताकि क्या बन सके, लिक्विड बन सके, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, उसी प्रेशर पे आपको ये काम करना है। इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने को मेल्टिंग बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है चेंज उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहे हैं क्या, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। कह रहे हैं क्या, कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, ये इंडिकेट करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना मजबूत है, कितना कितना उसमें क्या है, स्ट्रेंथ है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितना स्ट्रांग है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.155 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। ध्यान दीजिएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका कितना होता है 273.15 केल्विन, यानी 273.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। कह रहे हैं क्या, ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, जो प्रोसेस हुआ सॉलिड से लिक्विड बना, इनको एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, फ्यूजन। ठीक है, कह रहे हैं व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी को। कह रहे हैं क्या, जब आपने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो थर्मोमीटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हुआ, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो उतना ही बना रहा, कब तक, जब तक कि पूरा ही सॉलिड क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो आखिर हम टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ चली गई, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे थे। ठीक, तो समझते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। कह रहे हैं क्या, कि अगर वही जो अभी समझाए हैं कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, कब, जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। टिल ऑल द आइस मेल्ट, और कब तक रहा वही टेम्परेचर, जब तक कि पूरा आइस मेल्ट नहीं हो गया, पिघल नहीं गया। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। कह रहे हैं क्या, ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि क्या हम करेंगे भाई, उसको हीट तो कर ही रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बीकर को हीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कितना भी हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके टेम्परेचर में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, दिस हीट गेट्स यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। कह रहे हैं क्या, जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो आपस में बहुत स्ट्रांग फोर्स से जुड़े हुए थे, और जब हम इनको क्या किया, हीट किया मतलब उसको बर्नर पे रख के या फिर कहीं पे रख के उसको गर्म किया, तो देखिए थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, ये पिघलने लगे, और पिघले उस टाइम पे जो टेम्परेचर था और पूरा पिघलने तक, मतलब पूरा आइस मेल्ट होने तक, या ये कहते हैं पूरा स्टेट सॉलिड से लिक्विड होने तक क्या हुआ, टेम्परेचर सेम रहा। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे थे ना, ये हीट कहाँ जा रहा था, ये हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने जा रहा था, ब्रेक करने जा रहा था। ठीक है, उसको ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में, इसको वो एक्स्ट्रा हीट ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व।
तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उसको ओवरकम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करने की कोशिश। ओवरकम मतलब क्या, उसको ब्रेक करेगा, उसके जो फोर्स है उसको कम करेगा, तभी जाके वो सॉलिड से क्या बन पाएगा, लिक्विड बन पाएगा। ठीक है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज लेटेंट हीट। ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रहा है आइस के द्वारा विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है लेकिन हीट आइस एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर। ये माना जाता है कि बीकर में जो भी कंटेंट है मतलब आइस है वो क्या हो रहा है, उसमें छिप जा रहा है, उसी में खो जा रहा है। इज़ आल्सो नोन एज लेटेंट हीट, और इसको एक नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ये है क्या, लेटेंट हीट, मतलब जो हिडन टेम्परेचर है या फिर जो एक्स्ट्रा आपने हीट एनर्जी दी, जो किस में यूज हुआ, सॉलिड से लिक्विड बनने में। क्यों ज़्यादा यूज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिर भी उसका जो टेम्परेचर सेम है, हीट एनर्जी हम कितना भी बढ़ा रहे हैं, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एक्स्ट्रा हीट आप दे रहे थे वो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के पार्टिकल्स, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे। एब्जॉर्ब करके क्या हो रहे थे, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे थे, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, यानी पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी याद रखेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, भाई आप कितना हीट एनर्जी दे रहे हो क्या करने के लिए। अगर मान लीजिए 1 kg ऑफ सॉलिड, मान लीजिए आइस ही है, आइस को 1 kg आइस है, उसको पूरी तरह से मेल्ट करने में कितना हीट एनर्जी खपत होगा, ख़त्म होगा, उसको क्या बोलते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ये भी एक क्वेश्चन आता है गिव रीजन में कि जो आइस है, ठीक है, वो 0 डिग्री पे रहता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए इसका, और जब ये मेल्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पे भी इसका जो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो कह रहे हैं क्या कि इन दोनों में से एनर्जी किस में ज़्यादा होगी। तो आपको पता है ये जो सॉलिड स्टेट में जब होगा, यानी आइस क्यूब जब होगा, तो इसने क्या किया, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में। तो हम कह सकते हैं कि किस में एनर्जी ज़्यादा होगा, तो लिक्विड में ज़्यादा होगा। ठीक है, ना कि आइस क्यूब में। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहे हैं क्या कि व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। कह रहे हैं क्या कि जब हम हीट एनर्जी वाटर में भी सप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं, और तेज़ घूमने लगते हैं, वो भी और तेज़ भागने लगते हैं। ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। अब ध्यान दीजिए भाई, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। ठीक है, जिससे वो आपस में बंधे रहते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच का, वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, और ये पार्टिकल वो जगह छोड़ के क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे। ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब इस टेम्परेचर पे या इस स्टेट पे क्या होता है भाई, लिक्विड की पार्टिकल्स क्या कर चुके हैं, इतना एनर्जी गेन कर चुके हैं कि वो अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे वो जुड़े थे उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे हैं क्या, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड क्या हो रहा है, बॉयल होने लग रहा है, ठीक है, यानी सॉलिड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लग रहा है, उसको उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। कह रहे हैं क्या कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉइलिंग जब होता है तो एनर्जी ये भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में। कह रहे हैं क्या, फॉर वाटर
दिस टेम्परेचर इज टू 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप क्या करते हो, वाटर को गर्म करते तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, अब हम इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। ठीक, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अब भाई जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन किया, इसको भी डिफाइन करना अगर चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ वाटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, फ्यूजन नहीं बोलेंगे, फ्यूजन तो सॉलिड के लिए यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे जैसे आइस और वाटर में सेम टेम्परेचर पे एनर्जी किस में ज़्यादा थी, वाटर में ज़्यादा थी, क्योंकि आइस क्या किया था, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट हुआ था, भले टेम्परेचर बढ़े या ना बढ़े, तो लिक्विड में ज़्यादा एनर्जी थी। उसी तरह से अगर वो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, वो कन्वर्ट हो गया गैस में, तो किस में ज़्यादा एनर्जी रहेगी, तो आपकी गैस में ज़्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कह रहे हैं क्या कि अपनी स्टेट को बदलने में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अब एब्जॉर्ब किए हैं तो इनका जो एनर्जी लेवल होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है, अगर कोई चीज़ सॉलिड है या वाटर है, उसको हम हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लिक्विड स्टेट में है, थोड़ा और हीट करिएगा तो वो गैसेस स्टेट में आ जाएगा। गैसेस स्टेट में है, अगर वो ठंडा होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो फिर लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, और लिक्विड स्टेट को और ज़्यादा ठंडा फ्रीज कर देंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैटर है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनका टेम्परेचर बदलना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव लर्न दैट substance around us changes state from solid to liquid and from liquid to gas on applying of heat। अब हम इससे ये बात तो कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, या जो सब्सटेंस हैं अगर हम उस पर हीट अप्लाई करें तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, लिक्विड टू गैस में हो सकती हैं। ठीक है, बट देयर आर सम दैट change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कैम्फर, कपूर जो होता है उसको जब हम गर्म करते हैं वो क्या होता है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या किया गया है, एक बीकर के अंदर, चाइना डिश के अंदर कैम्फर रखा गया है, और जब इसको हीट दिया गया है तो कैम्फर जो है यहाँ से वेपर में बदल जाता है, वेपर में ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये ठंडा होता है तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जो कैम्फर है, कपूर है, वो क्या हो रहा है भाई, सॉलिड से गर्म करने पे सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और गैस से सीधे ठंडा होने पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इस प्रोसेस का एक नाम है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन। ठीक, आगे देखते हैं, कह रहे हैं क्या कि अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द डायरेक्ट चेंज टू ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और ठंडा करने पे, मान लीजिए गैस है कोई, उसको ठंडा किया जाता है, ठंडा करने पे डायरेक्ट वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डीपोजिशन। डीपोजिशन मतलब पहले से वाला पोजीशन वो ला ले रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रेशर भी रोल प्ले करता है स्टेट को बदलने में। टेम्परेचर तो हम जानेंगे, क्या जाने कि भाई जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं,
तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं इसको। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक, फिर देखते हैं इनका अपोजिट भी है। भाई वेपर को आप ठंडा करोगे तो वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड है, अगर उसको और ज़्यादा ठंडा किया जाए या फ्रीज किया जाए तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ सॉलिड्स हमको ऐसे मिल गए हैं जैसे कैम्फर हो गया, जिनको गर्म करने पे वो डायरेक्ट बदल जा रहे हैं गैसेस स्टेट में, तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं सब्लिमेशन। और कुछ ऐसे हैं, या वही गैस जो है जो सब्लिमेट हो के गैस में कन्वर्ट हो गया है, उस गैस को फिर ठंडा करेंगे तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमको जानना है कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं तो क्या वो स्टेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब क्या कि प्रेशर को बदलने पे क्या किसी स्टेट को हम बदल सकते हैं, प्रेशर को बदल के या घटा दें या बढ़ा दें। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं पहले, क्या, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब ये है कि हम ये जाने थे कि सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास पास सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक, गैस के पार्टिकल और दूर होते हैं। तो ये जो सॉलिड है ये किसकी वजह से, ये अपने पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, इसके पार्टिकल का जो पोजीशन है उनकी वजह से ये सॉलिड है। अगर थोड़ा सा दूर हो गए तो लिक्विड स्टेट है, और ज़्यादा दूर हो गए तो किसी स्टेट में आ जाएंगे, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, कह रहे क्या, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। ध्यान दीजिए, क्या होगा अगर हम क्या करें, जो गैस है, भाई गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, अगर हम इनको कंप्रेस करें, कंप्रेस करके इनको एकदम पास में ला दें, इनके पार्टिकल्स एकदम पास में आ जाएं, तो क्या होगा देखते हैं। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, पहला तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या जो पार्टिकल्स होंगे पास पास आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। और ये भी बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी गैस को पिस्टन में क्या करिए, प्रेशर दीजिए, तो क्या वो पास पास आ जाएंगे, और क्या इससे क्या होगा, उस मैटर का स्टेट बदल जाएगा। तो समझते हैं इस बात को। कह रहे हैं क्या कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। अगर हम क्या करें, कोई गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, उनको किसी पिस्टन में रख करके कंप्रेस करें, कंप्रेस करके इनको एकदम पास पास ला दें, तो ये जो गैस होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विफाई गैस जिसको बोलते हैं। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। इट इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। ध्यान दीजिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसको हाई प्रेशर में क्या करते हैं, रखते हैं। सॉलिड CO2 gets converted directly into gaseous state on in decreasing of pressure of to 1 atmosphere without coming into liquid state। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या, ये जो सॉलिड CO2 होता है, ठीक है, ये क्या होता है भाई, जब इसका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अगर कम हो जाए तो सॉलिड है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। हाँ देखिए, यही रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid liquid or gas। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, इनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं वो सॉलिड है लिक्विड है। ठीक है,
और ये जो ड्राई आइस है यानी CO2 है, ये कहाँ यूज होता है? ये आपका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर जो अग्निशामक यंत्र होता है, आपने देखा भी होगा, उसमें भरा रहता है। और जैसे ही कहीं पे आग लगती है तो वहाँ पे स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रे किया जाता है तो ये जो सॉलिफाइड रहते हैं CO2, ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है इवेपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवेपोरेशन, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज हमको मिलने वाली है। तो देखते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? अभी बताइए कि क्या हमको हमेशा जो है किसी स्टेट को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए लिक्विड से आपको गैस बनाना है, ठीक है, तो क्या आप हमेशा उसको हीट करते हैं या फिर हमेशा प्रेशर चेंज करते हैं? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? अब भाई देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे जो कपड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं? धूप में फैला देते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं उसमें जो वाटर रहता है, ठीक है, जो वाटर रहता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। आखिर वो वाटर गया कहाँ? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या ये बताइए, जो कपड़ा है उसका टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस किया था? नहीं ना, 100 डिग्री सेल्सियस तो किया नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है वहाँ पे? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि भाई जो लिक्विड है उसको वेपर में बदलने के लिए ज़रूरी नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर चाहिए। इससे अगर कम टेम्परेचर होगा तब भी वो क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखते हैं, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेज इनटू वेपर। कह रहे हैं क्या, अगर पानी कहीं पे रखा है अनकवर करके, उसको ढका ना गया हो, तो धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में बदल जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई अप, जो गीले कपड़े होते हैं सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द एबव टू एग्जाम्पल? आखिर इन दोनों में वाटर का हुआ क्या? तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखते हैं कि वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम ये जानते हैं भाई कि जो मैटर के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस मोशन, हमेशा किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं, ठीक है। मोशन करना चाहते हैं, मोशन करते रहते हैं, ठीक है। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देखा जाए तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस है, इनके जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या होते हैं? इनमें एक फिक्स काइनेटिक एनर्जी रहती है पहले से। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor। कह रहे हैं क्या, लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो सरफेस पे वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं भाई? थोड़ा सा फ्रैक्शन में ही, बहुत कम मात्रा में ही अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है या फिर नहीं भी बढ़ता है तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बाकी अंदर के लिक्विड से क्या होता है, उनके जो पार्टिकल्स है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ज़्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे बंधे रहते हैं उसको ये ब्रेक कर देते हैं और क्या करते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कह रहे हैं क्या कि ये जो फिनोमिना है, कौन सी फिनोमिना? कि भाई लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, कहाँ से? बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब भाई ये इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? भाई इवेपोरेशन कब बढ़ सकता है, कब कम हो सकता है, ठीक है, ये हमको जानना होगा। तो देखते हैं, डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ। हम ये ज़रूर ऑब्जर्व किए होंगे कि इवेपोरेशन कब जल्दी जल्दी होगा, कब फास्ट हो जाएगा, कब होगा ये फास्ट? पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ठीक है।
एन इंक्रीज इन ऑफ सरफेस एरिया, अगर हम क्या करें सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान लो आपके घर कपड़े डाले गए हैं और एक के ऊपर एक क्या किया जाए, कपड़ों को लाद दिया जाए, तो क्या वो जल्दी सूखेंगे, या फिर किसी कपड़े को आप क्या करो, फैला दोगे तो क्या होगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा, इसका एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जबकि एक के ऊपर एक रखने में क्या था, सब आपस में जुड़े हुए थे, एरिया कम था। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया बढ़ने पे इवेपोरेशन में कुछ तो बदलाव होगा। क्या होगा, वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, जैसा कि हम अभी जस्ट जाने हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनके जो अपर लेयर होता है, यानी ऊपर का जो सरफेस होता है, वहाँ के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने के कारण वो उस सरफेस को छोड़ करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। ये हमेशा सरफेस से होता है, बॉटम से नहीं होगा। ठीक है, टॉप सरफेस से होगा। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, अगर हम क्या कर दें, इसी सरफेस एरिया को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, तो जो इवेपोरेशन का रेट होगा क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, जैसे क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े जल्दी सूख जाएं तो हम उनको स्प्रेड करके फैला के डालते हैं। फैला के डालने से क्या होगा भाई, उनका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसमें वाटर ही तो है, वेट है कपड़ा क्योंकि। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, वहाँ से जल्दी जल्दी इवेपोरेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कह रहे हैं क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। समझते हैं, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। कह रहे हैं क्या, कि हमको पता है कि भाई जो इवेपोरेशन होता है सरफेस से होता है। ठीक है, सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से पार्टिकल्स क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी उनका ज़्यादा रहता है और वहाँ से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर को ही बढ़ा दें, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी पहले से, तो ये जल्दी जल्दी क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। जैसे आपको वही कपड़े वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर धूप है, मान लीजिए बहुत अच्छा धूप है और कपड़े पसारिए, कपड़े को फैला दीजिए, तो कपड़े फैलाने में हम क्या देखेंगे कि अगर तेज़ धूप है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अगर वही मान लीजिए कि धूप ना हो, बादल छाए हुए हों, तो कपड़े को सूखने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो हमारा इवेपोरेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, अगला फिनोमिना देखते हैं, और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है भाई, ह्यूमिडिटी अगर आप कम कर दो, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर में उनको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज़ अ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। बता भी दिए हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है, कि एयर में जितने भी वाटर के वेपर्स प्रेजेंट हैं उसको उसका क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब अगर वाटर के वेपर कम है तो बोलेंगे कम ह्यूमिड है, लेस ह्यूमिडिटी है। अगर वाटर के वेपर एयर में ज़्यादा हो गए तो उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमिडिटी है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। कह रहे हैं कि किसी भी टेम्परेचर पे जो एयर है वो एक डिफिनिट अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर को क्या नहीं कर सकता है, होल्ड नहीं कर सकता है, अपने अंदर रोक नहीं सकता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। कह रहे हैं क्या, कि अगर मान लीजिए आपने कपड़ा वही डाला है, ठीक है, कपड़े को आपने फैलाया है और मान लो यहाँ से आपको क्या होना है, इसको सुखाने के लिए डालें भाई, ये इसमें से क्या होगा, वाटर के वेपर्स क्या होंगे, वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा। लेकिन अगर एयर में, जो इसके चारों तरफ एयर है, हवा है, उसमें ही क्या हो जाए, वाटर के जो वेपर्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा रहे, तो क्या ये यहाँ से सरफेस को छोड़ पाएंगे, क्योंकि हवा का एक लिमिट है, एक लिमिट में ही वो क्या करता है, एक डिफिनिट अमाउंट में ही क्या कर सकता है, वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। तो और ज़्यादा वाटर वेपर के लिए जगह ही नहीं है,
तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। अभी तक हम दो बातें समझे, दोनों में इवेपोरेशन बढ़ रहा था। कब बढ़ रहा था, जब आप सरफेस एरिया को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो इवेपोरेशन बढ़ रहा था। फिर उसके बाद आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर से भी इवेपोरेशन बढ़ रहा था। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, एयर में वाटर वेपर्स का अमाउंट बढ़ गया, तो क्या होगा, जो आपका इवेपोरेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, बहुत धीरे हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, अगला है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड अगर बढ़ जाए, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। कह रहे हैं क्या, ये कॉमन एग्जांपल है कि जब भी धूप रहे और हवा भी चलती रहे तो कपड़े क्या होते हैं, फास्टर, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। कह रहे हैं क्या कि जब क्या होता है, विंड स्पीड बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हुए रहते हैं वो जल्दी से क्या होते हैं, दूर भाग जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। अब भाई जल्दी से दूर भागेंगे तो चारों तरफ जो वाटर वेपर बन रहे थे वो क्या होंगे, वहाँ पे कम हो जाएंगे, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन काज, आखिर ये इवेपोरेशन होता कैसे। ठीक है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये समझना है मुझे, सॉरी। कह रहे हैं क्या कि इवेपोरेशन जहाँ होता है वहाँ पे कूलिंग कैसे हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। कह रहे हैं क्या, अगर कोई ओपन वेसल ले लें, कोई बर्तन ले लें और उसमें आपने क्या रखा है, वाटर मान लीजिए रखा है, वाटर पुट किया है, तो देखिएगा इसमें थोड़ी देर बाद क्या होगा, वाटर का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि लिक्विड क्या होते हैं, हमेशा इवेपोरेट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। कह रहे हैं क्या, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहाँ के सरफेस से क्या होगा, जल्दी से वहाँ से निकल पाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और बढ़ा के वहाँ से निकल जाएगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो इवेपोरेशन हुआ, तो इवेपोरेशन किस वजह से हुआ, क्योंकि उसने अपने सराउंडिंग से क्या किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो ये बताइए, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हुआ होगा, वहाँ पे गर्मी कुछ कम हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए हम जानते हैं कि जो इवेपोरेशन है ये कौन सा इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक सराउंडिंग कोल्ड। कह रहे हैं क्या, अगर सराउंडिंग के आपके चारों तरफ से ही क्या हो जाए, हीट एनर्जी को कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर ले, तो वहाँ पे आपको कैसा फील होगा, आपको थोड़ा सा ठंडा फील होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm। ध्यान दीजिए, जैसे इसको और अच्छे से समझना है तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो एसीटोन होता है, एसीटोन क्या है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जिसको स्पिरिट भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, तो उसको जब अपने पाम में रखते हैं, अपने हथेली पे रखिएगा, तो देखिएगा क्या होगा, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम फील कूल। तो उस टाइम देखिएगा कि आपके हाथ पे जैसे ही वो आएगा, आपको लगता है वो कितना ठंडा है, आपके हाथ को कितना ठंडा कर दिया। एक्चुअल में वो ठंडा नहीं कर रहा है, वो उसके साथ क्या हो रहा है कि वो आपके हाथ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और दोनों एब्जॉर्ब करके जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में। और वेपर में जब जैसे ही कन्वर्ट होगा, आपको कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ एंड ओपन ग्राउंड बिकॉज अ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सर्फेसेस। कह रहे हैं क्या कि जब बहुत ज़्यादा सनी डे होता है, बहुत तेज धूप रहता है, तो लोग क्या करते हैं, जो अपना रूफ है, छत है या फिर ग्राउंड है सामने, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, वाटर फेंकते हैं। ठीक है, वाटर का छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों, क्योंकि द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द सरफेस, हॉट सरफेस। क्योंकि वहाँ क्या होगा, लार्ज अमाउंट में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या होगा, वेपराइज होगा,
जिससे क्या होगा, वहाँ का सरफेस ठंडा हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। कैन यू साइड सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। कह रहे हैं क्या आप कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल भाई अपने समझिए। जैसे हम देखते हैं जो हम सैनिटाइज़र यूज करते हैं, तो जैसे ही हमारे हाथ पे पड़ता है वो क्या करता है, ठंडा फील कराता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि वो सैनिटाइज़र क्या हुआ, तुरंत ही वेपराइज हो गया। ठीक है, और वेपराइज हुआ तो आपके हाथ की जो हीट एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, सराउंडिंग का जो हीट एनर्जी था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। इस वजह से आपको क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। और समझे अगर, तो हम देखे होंगे कि जब भी हम क्या होता है, गीला कपड़ा मान लीजिए कहीं पे डाला गया हो, उसके बगल से आप जैसे ही गुजरोगे तो आपको वहाँ से कूलिंग इफेक्ट, ठंडी ठंडी हवा फील होगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके कूलर होते हैं वो भी इसी इफेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, कई सारे एग्जांपल हैं डे टू डे लाइफ में हम इससे रिलेट कर पाते हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मी के दिनों में कॉटन क्लोथ से क्यों पहनते हैं। ठीक है, क्यों कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए, इसका आंसर देखते हैं। ड्यूरिंग, तो इसको समझते हैं। कह रहे हैं क्या कि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। कह रहे हैं क्या कि गर्मी के दिनों में हम देखते हैं हमको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हम ज़्यादा स्वेट रिलीज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म काम कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। तो गर्म होगी भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट ज़्यादा रहता है तो हमारी बॉडी गर्म होने लगती है। और बॉडी की एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही हम क्या कर सकते हैं, हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी पसीना रिलीज करती है, जिससे हमको कैसा फील होता है, कूल फील होता है। ठीक है, वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है, तो जब इवेपोरेशन होता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं सरफेस के, वो लिक्विड रूप में गेन करते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी गेन करते हैं, कहाँ से करेंगे, सराउंडिंग से, चारों तरफ से, या फिर आपके बॉडी के सरफेस से, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो ये हीट एनर्जी है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। कह रहे हैं क्या कि ये लेटेंट हीट के रूप में क्या होती है, एब्जॉर्ब करती है और बॉडी को क्या करने लगती है, ठंडा करने लगती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। अब भाई गर्मी में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्या करता है, एक गुड एब्जॉर्बर है, एक गुड एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है, वाटर को ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा, हमको हमारा जो स्वेट होगा वो एटमॉस्फेयर के कम कांटेक्ट में आएगा, एक्सपोज होगा, और जैसे एटमॉस्फेयर के कम कांटेक्ट में आएगा वो क्या होगा, ईजिली इवेपोरेट हो जाएगा। ईजिली इवेपोरेट होगा मतलब क्या, आपको तुरंत ठंडा फील होगा। ठीक है, इसलिए हम सजेस्ट किया जाता है कि गर्मी के दिनों में कैसे कपड़े पहना जाए, कॉटन के कपड़े पहने जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे भाई, मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास है चाहे बॉटल है, मान लीजिए आपका कोई बॉटल है, कोई पेप्सी कोला का ये बॉटल है। तो बॉटल में क्या होता था, जब हम ठंडा लाते थे मार्केट से, मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, तो कोल्ड ड्रिंक लाते हैं तो हम देखते थे ऊपर क्या हो जाता है भाई, ड्रॉपलेट, पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। तो पहले तो हम लोग यही सोचते थे कि ये क्या है, ये लगता है कि अंदर से जो हम कोल्ड ड्रिंक लाए हैं वही कहाँ आ गया, बाहर आ गया। लेकिन एक्चुअल में वो कोल्ड ड्रिंक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है कि भाई यहाँ पे पानी की छोटी छोटी बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। तो समझते हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। क्या करते हैं भाई, आइस कोल्ड वाटर ले लेते हैं किसी बर्तन में। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। कह रहे हैं क्या कि जल्दी हम देखेंगे ये जो टम्बलर है, जो पात्र है जिसमें आपने पानी रखा है, आइस रखा है, आइस कोल्ड वाटर, तो उसके सरफेस पे वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, छोटी छोटी बूंदे आ जाएंगे। ठीक है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन
coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state which we see as water droplets। कह रहे हैं क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर वेपर हवा में गए, ठीक है, जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि वाटर जो होता है हमेशा इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट होके हवा में उसकी वेपर घुल जाते हैं। तो ये जो वेपर हवा में या एयर में प्रेजेंट रहते हैं ये क्या करते हैं, जब किसी ठंडे सरफेस से टकराते हैं, आप ये जानते हो भाई कोई भी चीज़ अगर गर्म करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसको ठंडा करें तो क्या होगा, तो ठंडा करने पे क्या होगा, वो जो एनर्जी उनकी बढ़ी रहती है वो एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है, लूज करते हैं, ठीक है, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। और वही जो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं ठंडी सरफेस पे टकरा करके उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बोलते हैं। वही पानी की बूंदें छोटी छोटी हमको दिखाई देती हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अरे ये तो लेसन समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, व्हाट यू हैव लर्नड, ये देख लेते हैं भाई अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जानते हैं जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से क्या है, मिलके बना हुआ है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे चारों तरफ जो मैटर है 3 स्टेट में पाया जाता है, एक है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। पहला हो गया आपका सॉलिड हो गया, फिर आपका लिक्विड हो गया और फिर क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, मिनिमम इन गैसेज। कह रहे हैं क्या कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, भाई जो पार्टिकल्स हैं हम ये जानते हैं पार्टिकल्स कैसे आपस में जुड़े हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें मैक्सिमम होता है वो बन जाते हैं सॉलिड, जिसमें इंटरमीडिएट होता है वो होते हैं लिक्विड, और जिसमें मिनिमम होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे ये जुड़े हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, गैस में, या वो क्या होता है, गैस होता है। The spaces in between the constituent particle and kinetic energy of the particles are minimum in case of solid, intermediate in liquid and maximum in gases। कह रहे हैं क्या कि इनके बीच में जो स्पेस होता है, भाई मान लीजिए 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है सॉलिड में मिनिमम होता है, सॉलिड में मिनिमम स्पेस होता है, ठीक है, इनके बीच में जगह ना के बराबर होती है। लिक्विड में इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट मतलब भाई सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा और लिक्विड से कम होगा, ठीक है। लेकिन जो गैसेज हैं उनमें जो स्पेस होता है ये मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये जो गैसेज हैं अपने पार्टिकल्स को अपने पास ना बुला करके दूर धक्का देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, The arrangement of particles in most order in case of solid, in case of liquid, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly। कह रहे हैं क्या, ये जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड ये ज़्यादा ऑर्डर्ड रहते हैं। ज़्यादा ऑर्डर्ड मतलब क्या है, एकदम एक लाइन से लगे रहते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक पार्टिकल आपस में रखे गए रहेंगे, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, जैसे एक इधर है एक इधर है तो ये इस पर स्लिप कर सकता है, ये पार्टिकल इस पर क्या हो सकता है, स्लिप कर सकता है। जबकि गैसेज में क्या होते हैं, ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, एक इधर है तो एक इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। कह रहे हैं क्या जो मैटर का स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब आपस में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, या फिर सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। और ये जो स्टेट बदल रहा है कब बदल सकता है, जब वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो या फिर प्रेशर चेंज हो, ठीक है। Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state। अब भाई हम जनरली ये जानते हैं कि सॉलिड जब गर्म होते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं जिनको अगर हम गर्म करें
तो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में, ठीक है, गैसेस स्टेट में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अभी हमने इसका एग्जांपल भी देखा था, कैम्फर जो कपूर होता है उसका एग्जांपल हमने देखा था, ठीक। इसका अपोजिट क्या होता है, डिपोजिशन। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। इसका ठीक अपोजिट है भाई, जो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में, गैसेस स्टेट से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। तो इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ये कैम्फर के केस में भी होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, गर्म करने पे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जब उसको ठंडा करेंगे तो वो गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, ना कि लिक्विड में, ठीक। आगे देखते हैं, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। कह रहे हैं क्या, बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब क्या है कि अगर आपके पास ढेर सारे वाटर हैं, ठीक, उसको आप क्या करना चाहो, वेपर में कन्वर्ट करना चाहो, तो आप उसको हीट करोगे तब जाके वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल द लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर स्टेट। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जो आपके पेंदी पे होते हैं, मतलब बॉटम में होते हैं, वो सबसे पहले गर्म होकर ऊपर जाते हैं और वहीं से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में। मतलब पूरा वाटर का जो टेम्परेचर है एक साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। अभी हमने पढ़ा जो इवेपोरेशन होता है वो क्या है, सरफेस पे होता है। सरफेस में यानी आउटर लेयर पे जो पार्टिकल्स होंगे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। कह रहे हैं क्या, जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे इनफ एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे पार्टिकल्स आपस में जुड़े थे उनको ब्रेक करते हैं और सरफेस से ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। कह रहे हैं क्या, जो जो इवेपोरेशन है ये 4 चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता है, निर्भर करता है। पहला था आपका सरफेस एरिया, यानी इंक्रीज करते हैं अगर हम सरफेस एरिया तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब एयर में पहले से ही वाटर वेपर मौजूद हैं, तो वहाँ पे इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर हम विंड स्पीड बढ़ा देते हैं तो भी इवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट हो जाता है, ठीक। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। हम जानते हैं भाई इवेपोरेशन जहाँ होता है वहाँ हमको क्या फील होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडा फील होता है, ठीक है। जैसे हम हाथ में जब सैनिटाइज़र गिराते हैं तो क्या होता है, सैनिटाइज़र लगाने पे वो हमको ठंडा फील होता है, क्योंकि वो क्या होता है, तुरंत वेपर में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने आपके हाथ पे जो हाथ की जो एनर्जी थी, हीट एनर्जी या सराउंडिंग में जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देता है। आगे समझते हैं, कह रहे हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो ये होता है कि मान लीजिए आपने 1 kg ऑफ लिक्विड लिया, उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और इस ये कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये है भाई वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर यूनिट्स टू रिमेंबर। अब देखिए कुछ यूनिट यहाँ पे गिवन है जो याद करना ज़रूरी है। जैसे टेम्परेचर का जो यूनिट होता है उसको हम केल्विन में नापते हैं, और ये सब जो है आपकी SI यूनिट है, ठीक है, जो जिसको आप इंटरनेशनली यूज कर सकते हो। लेंथ का जो मेजरमेंट होता है वो मीटर में होता है। मास जो होता है उसको किलोग्राम में नापते हैं। वेट होता है न्यूटन में। वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर। डेंसिटी
केजी पर क्यूबिक मीटर होता है और प्रेशर क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, और यहीं पे हमारा लेसन समाप्त होता है। अब यहाँ आगे एक्सरसाइज आ रहा है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।